हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर जो है हम लोग पिछले वीडियो तक सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जो है लास्ट का जो चैप्टर मैग्नेटिक वाला था, मैंने वो ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ाया है। उसका रीज़न ये था थोड़ा बहुत तो कि उसके अंदर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप जो बनते हैं बहुत लेंथी बनते हैं, यानी कि लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर वगैरह वो सब लेके जब कराते हैं तो बहुत लंबे उसमें बनते हैं। तो मैंने सीधे वहाँ पे आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर वो सारा करा दिया, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मैं आपको वहाँ पे सारी जो चीज़ें वो करवा चुका हूँ, है ना। अब आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो नई लास्ट जो हमारी फिजिक्स बची है वो न्यूक्लियर फिजिक्स बची है। तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसको भी मैं 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें सबसे जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो जो बनते हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी से, ठीक है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी और न्यूक्लियर रिएक्शन और उसके अलावा जो है रेडियो एक्टिविटी, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनता है नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आप ये देखेंगे कि जो उसका न्यूक्लियर फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका 5th या 6th चैप्टर पे आप जाते हैं तो उसके अंदर फिर वो एक्सेलेरेटर वगैरह वो सब आ जाते हैं, पार्टिकल को डिटेक्ट करना, संशोधन करना। तो उन 2 चैप्टर में अगर उसमें पढ़ाने लगूँ तो मुझे कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ 1, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कहना कि मतलब क्या है, मेरा जो मोटिव है इन वीडियो लेक्चर बनाने का वो है नॉलेज देना नहीं है। अभी मेरा है मोटिव आपका सिलेक्शन दिखवाना। सिलेक्शन के लिए आपको दिमाग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ हमें जो है अपना पोटेंशियल लगाना है, ठीक है। जहाँ पोटेंशियल लगाना था, जहाँ न्यूमेरिकल और ज़्यादा लंबे चौड़े इलेबोरेट करके पढ़ना था, जैसे कि हमने 11th-12th में देखा, मैंने बहुत ज़्यादा जो किताबों में नहीं है वो चीज़ें भी आपको पढ़ाई है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो कोई सा भी कैसा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ फिक्स पैटर्न है एक आरपीएससी का जो मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने करी। तो सबसे पहले जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। उस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस है ऐसा कहा गया कि एक एटम है, तो एटम के अंदर क्या है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे उस पूरे के पूरे एटम का जो है मास सेंटर्ड रहता है, पूरे के पूरे एटम का मास सेंटर्ड रहता है, और उसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की, ठीक है। और रदरफोर्ड ने जो आप देखेंगे एक फॉर्मूला दिया था, है ना, प्रकीर्णन फॉर्मूला, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था सोने की जो उसके ऊपर पतली क्या बोलते हैं उसको, पतली परत के ऊपर जो है, तो उसमें जो बम्बार्डिंग करने के बाद जो उसमें इक्वेशन बनी थी कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसकी जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी कि थीटा एंगल के अंदर, थीटा से डी थीटा एंगल के अंदर कितने पार्टिकल हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर मुझे मिल रहे हैं, उसकी जो इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। और इक्वेशन क्या थी, वो थी इक्वल टू एन आई स्मॉल एन टी जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर और 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसके अंदर इसका कोई मतलब नहीं है, आपको इस पर ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले तो सिर्फ और सिर्फ इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल पे डिपेंडेंसी का जो है ना ये, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये जाएगा कोसेक पावर, ठीक है। ये आपको जो है दिमाग में रखना, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ये अंदर पूरा क्या है इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, वैसे इसमें जेड जो है कौन सा पार्टिकल जो किस पे बम्बार्डिंग कराने उसके लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बाकी जो आप एनर्जी हो गई, रेडियस हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा एक चीज़ जो है मैक्सिमम आपसे पूछ जा सकती है वो एनर्जी की, जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर, बाकी इस पूरे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है। जैसे मैंने लिखा है फॉर्मूला क्या है कि जब उन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को सोने की पतली परत पर जब बम्बार्डिंग करवाई, तो बम्बार्डिंग कराने के बाद थीटा एंगल पे उन्होंने क्या किया, उसके चारों तरफ क्या लगाया, संसूचक लगाया, डिटेक्टर लगाया। तो उस डिटेक्टर के अंदर जो पार्टिकल डिटेक्ट हो रहे हैं थीटा अलग अलग एंगल पे, तो थीटा से डी थीटा एंगल के ऊपर कितने पार्टिकल डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक तो इस वाले पे डिपेंड कर रहा है और एक किस पे कर रहा है, एनर्जी जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसमें एक और जो चीज आएगी यहाँ पे वो आएगी संघात पैरामीटर, संघात
पैरामीटर। ठीक है, जो संघात पैरामीटर है ये, इसका भी फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना, ये होता है B इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको के जेड स्क्वायर, नहीं सॉरी जेड ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर अपॉन ई और कोट फाई अपॉन 2। ठीक है, कोट फाई अपॉन 2। और के कौन सा, ये के वही जो आप उसमें पढ़ते हैं कूलाम फोर्स में ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बना है। ठीक है, एक संघात पैरामीटर है, ये आपको थोड़ा दिमाग। संघात पैरामीटर का मतलब क्या है, जब न्यूक्लियस और ये दोनों न्यूक्लियस पे जब आप अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग करते टाइम, जैसे मान लीजिए बम्बार्डिंग करते टाइम उसकी जो डायरेक्शन है न्यूक्लियस की, सॉरी अल्फा पार्टिकल की प्लस न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, संघात पैरामीटर। एक ये थोड़ा सा दिमाग में आप रखेंगे। ठीक है, बस ये जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक ये डिपेंडेंसी, एक ये डिपेंडेंसी और एक ये चीज़, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस पे आपको थोड़ा हो सकता है कि छोटा सा न्यूमेरिकल क्या दे दे कि एनर्जी अगर इतनी है तो इतने पार्टिकल हो रहे, तो एनर्जी अगर डबल कर जाए तो कितने पार्टिकल होंगे, बस ये दिमाग में रखना है। ठीक है, वैसे ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसमें, है ना, तो इसका कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं, बहुत रेयर केस है कि कोई कोई फॉर्मूला पूछ ले आपसे, बाकी कोई चांसेस इसके बनते हैं नहीं। ठीक है, अगला जो है वो है अपने पास न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से। मधुमक्खी आ गई यार, एक सेकेंड है ना, चलिए। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से ना, अगला क्या है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले आएंगे हम लोग प्रॉपर्टी में नंबर 1 पे, द्रव्यमान संख्या। क्या आएगी, द्रव्यमान संख्या, जिसे कहेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या होगा उसके बाद। तो न्यूक्लियस में आपने देखा कि जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर में क्या होगा, न्यूक्लियर के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियर जो होता है ना, एक जो न्यूक्लियर होता है, तो जो अब नाभिक है, उस नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसका द्रव्यमान किसकी वजह से रहेगा, इन्हीं पार्टिकल की वजह से रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसके बात करूं तो लगभग इनका द्रव्यमान क्या रहता है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बराबर साइन लेके चलेंगे इसका द्रव्यमान। ठीक है, ये किलोग्राम लगभग, लेकिन थोड़ा सा इनमें चेंजेस होता है, एक में 87 होता है, एक में 67 होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो लगभग इनका बराबर साइज द्रव्यमान लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल मिला के अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो इसका है, तो इनके मल्टीपल, इसके मल्टीपल में मान लीजिए किसी में 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल मिला के 5 पार्टिकल हुए। तो ये जो द्रव्यमान आएगा नाभिक का वो क्या आएगा, 5 × 10, तो यानी कि सब कुछ इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको संख्या के रूप में अगर लिखेंगे, अगर नंबर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर होंगे, न्यूट्रॉन, एक सेकेंड, न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों मिला के क्या बन जाएगा आपके पास, वो मिल जाएगा द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला दूसरा होगा आवेश, यानी कि चार्ज। अब चार्ज किसकी वजह से होगा, अगर आप चार्ज देखें, ठीक है, अच्छा चार्ज भी चार्ज नंबर कह सकते हैं या परमाणु नंबर कह सकते हैं, परमाणु संख्या कह सकते हैं ना, इसको कह सकते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, या इसको कह सकते हैं आवेश नंबर, आवेश संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो परमाणु नंबर होगा एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब चार्ज किस पे होगा भाई, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, प्रोटॉन पे चार्ज कितना
1e प्लस में ई का मतलब स्मॉल ई को क्या लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ, अब संख्या की फॉर्म में लिखना तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, चार्ज नंबर होंगे। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब ये चीजें दोनों आ गई तो एक नाभिक जो होगा, उस नाभिक को कैसे लिखोगे आप, जो न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियस होगा उसको कैसे लिखोगे, उसे हम लिखेंगे कि एक्स जेड ए, सॉरी उल्टा लिख दिया, ए जेड ए। ठीक है, जो आपका परमाणु संख्या है वो कहाँ आएगी, नीचे, और जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो क्या आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, दूसरा तरीका कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जेड और ए, दोनों तरीके ठीक है। तो जो भी परमाणु है वो परमाणु जो भी आपके पास न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में क्या है कि ये जो है न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, ये क्या है प्रोटॉन की संख्या, ये क्या है उसकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर मान ले तो इसमें क्या लिखूंगा कि जो प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, जेड। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे ए माइनस जेड, क्योंकि ये क्या शो करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, तो इसमें से प्रोटॉन निकाल देंगे क्या बचेगा ये। तो आप इस तरह से जो है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी इसमें समस्या नहीं है, आपको पहले से पता भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं कि जो अपन न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी। ठीक है, इस न्यूक्लियस की जो है रेडियस कितनी होगी उसकी बात करते हैं। थर्ड पे है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी बात करते हैं। तो रेडियस जो है वो किस पर डिपेंड करती है, रेडियस डिपेंड करती है ए पर। किस पर डिपेंड करती है, ए पर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी नाभिक की रेडियस आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए टू द पावर 1/3 के। किसके प्रोपोर्शनल, ए टू द पावर 1/3। ए क्या है, अभी हमने जो देखा था, क्या देखा था, मास संख्या, यानी कि द्रव्यमान जो संख्या है वो मास नंबर है, वो ये हो जाएगी। ठीक है, आगे जब इसको सोल्व करते हो, इक्वल में बदलते हो, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है R0, और ये हो जाता है ए टू द पावर 1/3। ठीक है, तो R0 क्या है, R0 की जो वैल्यू है, R0 की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 3 के बीच में होती है। नॉर्मली क्या है, 1 से लेके और 3 के बीच में इस R0 की वैल्यू होती है। ठीक है, 1 से 3 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हो आप, 1 to 3 फर्मी, क्योंकि फर्मी का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, और नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो इस r की वैल्यू लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻, अगर गिवन है तो वो लेंगे, अगर गिवन नहीं है तो इसको मीटर लिख देता हूँ, अगर गिवन है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग ये। और नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें R0 गिवन नहीं होता है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन में उसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन पूछते हैं वो रेशियो वाला पूछते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको कैसे इसमें निकालना है। ठीक है, तो कुल मिला के इसको जो है आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंपॉर्टेंट क्या, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसा मिलेगा, अब वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। लिखिए क्वेश्चन है, एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या, एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, और ये स्थायी नाभिक की त्रिज्या एक लिख लेना क्वेश्चन में, गिवन है एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या OS 189, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या का 1/3 है, नाभिक की त्रिज्या का 1/3 है, यह स्थायी नाभिक कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या OS 180 नाभिक की 1/3 गुना है, तो वो स्थायी नाभिक कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है।
एक्स जेड ए ये फाइंड आउट करना है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करना है, सॉरी उसकी त्रिज्या, स्थायी नाभिक कौन, हाँ स्थायी नाभिक कौन सा होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस नाभिक की त्रिज्या, इस नाभिक की त्रिज्या के क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स की त्रिज्या बराबर है 1/OS 189 की त्रिज्या के। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, लिखा हुआ है कि एक्स नाभिक जिसको स्थायी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसकी इस नाभिक की त्रिज्या का 1/3 है, ठीक है। तो एक्स की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R0, ठीक है, और a, और इसको 1 कह देता हूँ, इसका मान लीजिए एटॉमिक नंबर कितना है, ये 1 है, तो 1 कह देता हूँ, 1/3 इक्वल टू, या इसको a रहने देते हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 1/3 R0, ठीक है, और 189 टू द पावर 1/3, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर आप देखें तो R0 से R0 कैंसिल, a टू द पावर 1/3, ठीक है। अब इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ, तो 189 अपॉन ये अंदर जाके कितना हो जाएगा 27 टू द पावर 1/3, क्योंकि मुझे क्या करना है 1/3 हटाना है। तो यहाँ से 1/3 से 1/3, मतलब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या बन गया, a इज इक्वल टू, अब 189 में 27 का डिवाइड कर देंगे, तो 189 में जब 27 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा करीब करीब 7, ठीक है, ये आएगा 7, ठीक है। कितना आ जाएगा 7, तो ये मान लीजिए ऐसा लिख देता हूँ, दोनों तरफ क्यूब हट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो अब जो नाभिक है वो नाभिक कौन सा हो जाएगा, जिसमें जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने होंगे 7 होंगे, ठीक है। क्या होगा, जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने होंगे 7, और उसके बाद में क्या बोला, स्थायी नाभिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्थायी नाभिक होना चाहिए। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, हाइड्रोजन में क्या होता है 1H1, ठीक है। हीलियम क्या होता है 2He4, ठीक है। लिथियम क्या होता है ये, तो Li जो है 3Li आपके पास 4, ये क्या है, ये एक स्थायी नाभिक है, ठीक है। ये क्या है, अच्छा मैंने Li7 करना ना यहाँ, ये क्या है एक स्थायी नाभिक है, ठीक है। अगर Li8 होता या Li9 होता या फिर Li5 होता तो वो, या Li6 होता तो वो स्थायी नाभिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या रहेगा आपका 3Li7। ये क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर, कि आपका जो नाभिक होगा वो कौन सा होगा, Li7 जो है आपका। अब Li लिख दिया, इसका मतलब ऑलरेडी 3 हो गई होगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, अच्छा एक चीज़ दिमाग में रखना कि न्यूट्रॉन के नंबर को आप नाभिक में से चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज कर दिया तो इसका मतलब वो नाभिक खुद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे सोना कितने पे आता है 79 पे आता है, सही देख लेना, कंफर्म कर लेना, सोना कितने पे आता है 79 पे आता है, ठीक है। अब आप किसी भी चीज़ को अगर सोना बनाना चाहते हो, किसी भी पदार्थ को जो अपने यहाँ पर मिलता है, किसी भी पदार्थ को अगर सोना बनाना चाहते हो तो क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ उसके नाभिक के अंदर 79 परमाणु प्रोटॉन कर दीजिए। न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, उसके नाभिक में कितने कर दीजिए 79 प्रोटॉन कर दीजिए। अगर 79 प्रोटॉन कर दिया तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, अपने आप ही सोना बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मेन प्रॉपर्टी है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा सब्सटेंट है, कौन सा एटम है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती, न्यूट्रॉन पे सिर्फ ये डिपेंडेंसी होती है वो स्थायी होगा या नहीं होगा, बस ये। पदार्थ कौन सा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा प्रोटॉन पे। और किसी भी पदार्थ में, तो अपन सुनते हैं ना पुरानी जो कहानियां होती है उसके अंदर जो है, आजकल के बच्चे पता नहीं सुनते नहीं सुनते, लेकिन हमने तो खूब सुनी कि पारस पत्थर नाम का एक पत्थर होता था, उस पारस पत्थर को लोहे पे भी रगड़ दो तो लोहा क्या बन जाता था, सोने में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब पारस पत्थर को आप लोहे पे रगड़ रहे हो तो वो क्या कर रहा है, उस लोहे के एटम के अंदर, उस लोहे के न्यूक्लियस यानी कि उसके नाभिक के अंदर 79 पर जो है वो प्रोटॉन कर दे रहा है। और जैसे ही 79 प्रोटॉन कर देगा तो आपके पास अपने आप ही क्या होगा, वो सोना बन जाएगा कोई चीज़, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन देंगे। अब देखो मुझे इसमें R नोट की जरूरत नहीं पड़ी ना, ठीक है। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे जिसमें आपको R नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें है कि यूरेनियम 235 का एक नाभिक विखंडन द्वारा 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है, जिसकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, ठीक है। हुआ क्या
क्वेश्चन में मुझे गिवन है, क्या गिवन है, यूरेनियम 235 है, ये टूटा, ठीक है, टूटा, एक एक्स में टूटा और एक वाई में टूटा, ठीक है, एक एक्स में टूटा और एक वाई में टूटा। अब टूटने पर ये कह रहा है कि द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, तो मान लीजिए इसकी द्रव्यमान संख्या A1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या A2 है, तो द्रव्यमान संख्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, 1:2 है। तो इसको ऐसे लिखूंगा, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 2:1 है, उल्टा लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं, 2:1 है, ये उन्होंने कहा है। उत्पाद नाभिकों की त्रिज्या का आकलन कीजिए, उत्पाद नाभिकों की त्रिज्या का आकलन कीजिए यदि R नोट बराबर ये गिवन, ठीक है। अब इसमें R नोट की वैल्यू दे दी तो इसका मतलब R नोट का यूज हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो है इनकी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए उत्पाद में, तो त्रिज्याएं ज्ञात करें तो इसमें रिलेशन क्या है कि पहले वाले में अगर देखो आप, तो A1 जो है वो क्या है, 2A2 के बराबर है। एक नाभिक जो है वो दूसरे नाभिक के परमाणु भार की संख्या में क्या है, डबल है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, ये चीज़ दे रखी है ना। चलो अच्छा, अनुपात में है तो अनुपात को, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, एक का दूसरा जो है वो क्या है, डबल है। तो अब क्या करें, अब मुझे टोटल मिला के ए कितना है मेरे पास, टोटल मिला के जो मेरे पास ए है वो कितना है, ये है, ठीक है। यही ए जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, A1 + A2 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, या ये अलग से कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ए जो है मेरे पास अभी कितना है, 235 है, ठीक है। अब यहाँ जो A1 और A2 का, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कभी भी चेंज नहीं होते। टोटल मिला के जो है जितने प्रोटॉन इधर थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे उतने इधर होने चाहिए, तो इसका मतलब A1 + A2 बराबर कितना होगा, ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि A1 बराबर कितना हो जाएगा, 235 - A2, ठीक है, या फिर उल्टा लिख देता हूँ, A2 बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे A1 लिया है ना, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 235 - A1, और A1 कितना है ये, तो 235 इधर ले आइए, तो 3A2 = दिस, तो A2 = 235/3, 235/3 करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ये मिलेगी 78 के आसपास, ठीक है, कितनी मिलेगी, 78 के आसपास, ठीक है। पॉइंटों में आएगी संख्या, लेकिन पॉइंटों को आपको जो है उसमें कन्वर्ट कर लेना, तो 78 के आसपास ये संख्या मिलेगी। सिमिलरली जो आपको ये मिलेगा, A1 मिलेगा, है ना, A1 कितना मिल जाएगा, इसका डबल कर लोगे तो ये आएगा आपके पास, अच्छा इसको माइनस कर लो सीधा सीधा, A1 कितना आ जाएगा, A1 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका क्या कर ले, माइनस कर लें, तो 235 में से 78 को माइनस कर लीजिए, तो ये करीब करीब 157 आ रहा है, हाँ 157 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 157 आ जाएगा, ठीक है, हो गया, या मैं लिख होगा कि मिटा देता हूँ। तो A1 और A2 की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, A1 और A2 की वैल्यू यहाँ से। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि आपको पॉइंट में मिले, तो पॉइंट को आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए, ठीक है, उसको करके देखना है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप आगे नहीं तोड़ सकते, आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है, पूरा न्यूट्रॉन या पूरा प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो R1 की रेडियस फाइंड आउट करूँगा तो क्या हो जाएगा, R0, ठीक है, और 17 ये जो है अपने पास है ⁻⁴ इसको सोल्व कर लेना, फाइनल में आंसर लिख देता हूँ, इसका फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6.74 फर्मी, और R2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, R0 इंटू और कितना 78⁻⁴, ठीक है। ये जब आप सोल्व करोगे पूरी R0 की वैल्यू रख के ये सब गुणा भाग करके, तो फाइनली आपको ये मिलेगा 5.34 फर्मी, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं इसके अंदर। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें गुणा भाग होगा या 1/3 वाली पोर्शन आएगी, तो आप दिमाग में रखें कि या तो उसकी वैल्यू गिवन होगी, और या फिर ऐसा कोई चीज़ होगी जिसका आप आराम से 1/3 फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। अब अगला जो इसके अंदर प्रॉपर्टी बनती है वो पड़ती है पेरिटी की, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिटी जो है न्यूक्लियस की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल जो है आपसे पूछा जाता है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन काफ़ी लोग उस न्यूमेरिकल को छोड़ के आ जाते हैं। कंसेप्ट है इसके अंदर, वो दिमाग में आपको रखना है ना, करवा देता हूँ। तो अगला जो है इसमें वो है पेरिटी, पेरिटी और हिंदी में कहते हैं क्षमता, ठीक है। पेरिटी जो चीज़ है ना, पेरिटी और स्पिन दो चीज़ दिमाग में रखना।
मैंने आपको पहले ही बताया था, पेरिटी और स्पिन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में कहीं नहीं होती है, ठीक है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तब इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर क्वांटम मैकेनिकल, पेरिटी और जो स्पिन है वो क्या है, प्योर क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। क्लासिकल में उनका कहीं कोई लेना देना नहीं होता, कभी भी हमने क्लासिकल के अंदर पेरिटी और इसके बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्पेस इन्वर्जन। क्या होता है, स्पेस इन्वर्जन, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो आकाश इन्वर्जन को क्या कहते हैं, प्रतिलोमन, प्रतिलोमन क्या बोलते हैं, आकाश प्रतिलोमन। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक्सिस हो गई वन एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है, या एक्स सॉरी इसमें ले लेते हैं अपन, खाली एक्स में ले लेते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि एक मिरर लगा दिया, तो इस मिरर के इस तरफ मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो इस तरफ जाएंगे उतनी ही डिस्टेंस पे, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके कोऑर्डिनेट को, जो आपके कोऑर्डिनेट है उन कोऑर्डिनेट को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास नई इक्वेशन बनती है उसे क्या बोलते हैं, पेरिटी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, और वो क्या है, वो है साई एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या है, साई एक्स वाई जेड। और अगर आप इस पे एक पेरिटी ऑपरेटर किससे होगा, पी से, पेरिटी ऑपरेटर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, पेरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका साई में एक्स है वो माइनस एक्स, वाई जो है वो माइनस वाई, और जेड जो है वो किससे हो जाएगा, माइनस जेड से रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया तो आपके पास इक्वेशन ये बनी। अगर ये रिप्लेस हो गया और रिप्लेस होने पे ये बन जाता है प्लस साई एक्स वाई जेड, यानी कि जो था वही वापस बन गया, जो था वही वापस बन गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए साई जो है आपके पास वो ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंगल उसमें देख रहा हूँ मैं ना, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अब आप एक्स को क्या करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, कर दिया। माइनस एक्स से रिप्लेस करने फिर से क्या बनाइए, एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर है, इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये पेरिटी ऑपरेटर लगाया मैंने ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वापस मुझे क्या मिल गया, वही चीज़ मिल गई। तो इसका मतलब कि साई माइनस एक्स इज इक्वल टू साई एक्स है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा कि अगर आपके माइनस को रिप्लेस करने पे फिर से आपको क्या मिल जाता है, वही चीज़ मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है पेरिटी इवन है। इसे क्या बोलते हैं, इवन पेरिटी। अगर ये माइनस साई एक्स वाई और जेड मिल जाता है तो इसे बोलेंगे पेरिटी क्या है, ऑड पेरिटी है, ठीक है। तो इवन ऑड पेरिटी है जो इस तरह से अपन इसको बताते हैं, ठीक है। अब आपको वेव फंक्शन तो गिवन नहीं होगा, आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर गिवन है तो पेरिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे कि न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या मतलब है पेरिटी का। तो जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो आपके पास तीन कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या बन सकती है, जो तीन कंडीशन है उसमें पहली जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि पेरिटी जो होगी वो हो जाएगी -1 टू द पावर एल एन, ठीक है, -1 टू द पावर एल एन। कब, जब प्रोटॉन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अच्छा पी दो बार लिख देगा, ठीक है, यह लिख लो, जो प्रोटॉन, जब प्रोटॉन जो है वो क्या है, इवन नंबर में है, और न्यूट्रॉन जो है वो ओड नंबर में है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन इवन नंबर है और ये ओड है, इवन का मतलब सम संख्या में है, और ये किसमें है, विषम संख्या में है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान किस पे देना है, विषम संख्या वाले पे ध्यान देना है। तो विषम संख्या का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, विषम संख्या का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो अयुग्मित वाला, उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ रखेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उससे हम क्या देंगे, इसकी पेरिटी देंगे। अगर ये प्लस में आती है तो सम पेरिटी, और उसमें आती है तो विषम पेरिटी। सेकंड कंडीशन क्या बनती है, सेकंड कंडीशन बनती है पेरिटी हो जाएगी -1 पी। ये कब होगी, ये उस कंडीशन में होगी जब आपका प्रोटॉन ओड नंबर है, ओड नंबर में क्या है,
प्रोटॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या में। और न्यूट्रॉन किस में है, न्यूट्रॉन जो है वो है सम संख्या यानी कि इवन नंबर में है। ठीक है। थर्ड केस ये है कि अगर मान लो दोनों ही विषम है, भाई देखो सम वालों को तो देखना ही नहीं, क्योंकि होता क्या है इसमें, होता ऐसे है जब आप इसमें भरते हैं, है ना, मैं जब आपको सेल मॉडल पढ़ाऊंगा इसमें लास्ट में हम चलेंगे, तो सेल मॉडल में हम पेरिटी एंगुलर मोमेंटम से फाइंड आउट करेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके, तो जो और हर साल आता है ना, चाहे कॉलेज एजुकेशन का हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सब में आपको क्वेश्चन एक सेल मॉडल पर मिलता है। तो सेल मॉडल वाला जो टॉपिक है उसमें पूरी एक लाइन आपको, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में याद करते हैं ना 1s2 2s2 2p6 वगैरह ऐसे करते आगे चलते हैं, वैसे ही जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भरना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट में भरे जाते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है। और इसमें पहले ऐसे होता है, पहले दोनों का युग्मन होता है, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ना, पहले पेयर बनता है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, पी में जाता है तो पहले पी में सिंगल सिंगल जाता है, फिर पेयर बनता है, और इसमें पहले पेयर बनता है और फिर सिंगल बचता है, इस तरह से होता है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये चीज़ों की, अच्छा मान लीजिए अब इसके अंदर दोनों ही है, वो क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ये ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन लिख लेना, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। ये कब केस होगा, जब प्रोटॉन भी ओड है और न्यूट्रॉन भी ओड है। जब दोनों ही नंबर ओड है, ओड नंबर में है, तो आपको कैसे निकलेगा, इस तरह से आपकी पेरिटी निकलेगी। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, अभी तो आप इसको रख लीजिए, जब मैं सेल मॉडल में कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें कराऊंगा, अभी आप इसको समझ लीजिए एक साथ, क्योंकि सेल मॉडल में आपको इसके साथ साथ मुझे वो भी दिखाना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा उसके अंदर, वो भी हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। बस अभी तक आप इस पेरिटी का मतलब समझ लीजिए, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, ओड वाले पे जाना है, यानी कि विषम वाले पे जाना, सम वाले पे नहीं जाना। ठीक है, चलिए। अगला टॉपिक इसमें आ जाता है चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी कि क्वाड्र पोल मूवमेंट, है ना। अगला है अपने पास चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की थी, तो क्वाड्र पोल मूवमेंट, क्वाड्र पोल मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया चतुर्ध्रुव आघूर्ण। उसमें क्या था, चतुर्ध्रुव आघूर्ण ये डिसाइड करता है कि न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी। ठीक है, आपको क्या होगा, न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी, यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सिमेट्री कैसी, उसकी वो जो सममितता कैसी है गोलीय से, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, आवेश का गोलीय सममिति, गोलीय क्या है, सममिति, आवेश का गोलीय, अच्छा गोलीय देखिए, सममिति में वितरण, गोलीय सममिति में वितरण कैसा है, उसको किससे देंगे, इससे, किसका, चार्ज का। तो यहाँ चार्ज कौन है, वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्वाड्र पोल मूवमेंट कैसे निकलता है, क्वाड्र पोल मूवमेंट निकालने के दो तरीके हैं। Q इज इक्वल टू, एक तो है जब आपके पास रो गिवन है, ठीक है, रो गिवन है तो ये हो जाएगा 3z² माइनस a² और यह आ जाएगा v फॉर वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अगला अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसमें तो क्या है, कंटिन्यूस है, और अगर मान लीजिए कंटिन्यूस नहीं होकर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ क्वाड्र पोल मूवमेंट, रो की जगह आ जाएगा QI, ठीक है, और ये हो जाएगा 3ZI RI², बस। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपको मैं लिखवा रखा आराम से और कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि उस प्रॉपर्टीज के अंदर है तो ये है, बाकी कोई आपको इसमें से पूछने वाला नहीं। फॉर्मूला आपको चाहे यहाँ से पढ़ लो और चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पढ़ लो, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए बिल्कुल स्फेरिकल सिमेट्री है, क्या है, बिल्कुल स्फेरिकल सिमेट्री है, तो इसका मतलब उसका क्वाड्र पोल मूवमेंट कितना है, 0 है। क्वाड्र पोल मूवमेंट कितना है, 0 है।
ठीक है। इस तरह की सिमेट्री अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्वार्टर पोल मूवमेंट ग्रेटर, ये जेड एक्सिस है, ये दिमाग में रखना, ये क्या है जेड, बाकी एक्स और वाई एक्सिस है जो आप मान सकते हो। अगर जेड एक्सिस में फैला हुआ है तो इसका मतलब क्वार्टर पोल मूवमेंट क्या है, क्वार्टर मूवमेंट ग्रेटर देन जीरो। देख लीजिए आप, जेड एक्सिस वाला बड़ा होगा तो फिर अपने आप ही क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर जेड एक्सिस वाले से एक्स वाई वाले बड़े हैं, ये जेड एक्सिस से एक्स वाई वाले बड़े हैं, तो इसका मतलब क्वार्टर पोल मूवमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो के बराबर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी न्यूक्लियस की सिमेट्री रहेगी। और सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा होता है, जिसका क्वार्टर पोल मूवमेंट जीरो होता है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर, और कोई ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जो उसमें से मिल सकते हैं जहाँ पे अपन विखंडन वाला जो प्रोसेस करते हैं, या फिर न्यूक्लियस बनता है तो वहाँ से बाइंडिंग एनर्जी के जो क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, बाकी आपकी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है, अगला है समभारिक परचक्रण। अगला है समभारिक परचक्रण। समभारिक परचक्रण, इसका हो गया आइसोटोप, समभारिक आइसोटोप, आइसोटोन होना चाहिए शायद, आइसोबारिक, सॉरी, आइसोबारिक स्पिन, आइसोबारिक स्पिन। ठीक है, ये सीधा सीधा है, इसको एक तो आई जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो न्यूक्लियर का ही टॉपिक है, इसमें भी आपको जो है और कहीं ये आइसोबारिक वगैरह चीज़ें नहीं मिलेगी। प्रोटॉन के लिए इसका नंबर फिक्स होता है ना, प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन के लिए जो आई जेड है वो आई जेड होता है प्लस में 1/2, और यही जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के लिए होता है -1/2। ठीक है, कितना होता है, -1/2। बस इसको ध्यान रखेंगे। और जो किसी भी पार्टिकल का अगर चार्ज लिखना है आपको, आवेश लिखना है, तो आवेश जो Q होता है वो होता है आई जेड प्लस हाफ। इन दोनों के लिए क्या निकलेंगे, आई जेड प्लस हाफ। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन के लिए देखो तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, आई जेड 1 हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। ठीक है, और न्यूट्रॉन को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0, और प्रोटॉन पे चार्ज, तो ये जो है चार्ज में और इसमें रिलेशन आपस में होता है। ठीक है, आई जेड के अंदर, तो ये आपको फॉर्मूला हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास आइसोबारिक यानी कि इसका। नेक्स्ट जो है अपने पास टॉपिक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे ना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो अगला मिलेगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब पहले तो इसको समझिए कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। कन्फ्यूजन ये है, तो पहले एक प्रोसेस समझिए। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि बांधना। तो बांधेंगे किसको, क्योंकि आप न्यूक्लियस यानी कि नाभिक बना रहे हो, तो नाभिक में किसको बांधना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधना है। ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुले हैं, है ना, मुक्त रूप से, जब वो बंधे हुए नहीं, आपस में सिंगल सिंगल प्रोटॉन सिंगल सिंगल न्यूट्रॉन है, ठीक है, अस्तित्व में होते ही नहीं होते, वो बात की बात है। पहले मान लीजिए एक प्रोसेस समझिए आप, अगर वो इस तरह से है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो है, तो उसका मतलब वो मुक्त आकाश में है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, जो भी टेम्परेचर से होगी या किसी भी चीज़ से होगी, वो एनर्जी होगी उसकी, तो वो एनर्जी तो मूव कर रहे हैं। अब अगर आप इनको बांध के जोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या करना है, जब बांध रहे हो तो इसका मतलब वहां से एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। उनको बांधते टाइम, क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही वो बन जाते हैं उसके बाद क्या हो गया, वो उस पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी काइनेटिक हमने कम कर दी। ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है, क्योंकि उसको बांधने के अंदर जो है कुछ एनर्जी हमारी लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, या इसका उल्टा कि अब ये बंधे हुए हैं, है ना, ये बंधे हुए हैं, तो इनको तोड़ना है मुझे, तो तोड़ना तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो मैं एनर्जी दूंगा इनको तोड़ने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब बाइंडिंग, क्योंकि किसको बाइंड कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियस को, तो इसलिए क्या बोल दिया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियस को
तोड़ने के लिए, है ना, जो एक न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उसके सारे जो अवयव कण हैं, उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल है, उनको अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, जो एनर्जी हमें आवश्यकता होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक न्यूक्लियाई, ठीक है, एक न्यूक्लियाई मान लीजिए 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 10 न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं वो जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसकी एनर्जी उन खुले हुए न्यूक्लियस और प्रोटॉन से उनसे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैं अलग अलग जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी एनर्जी जोड़ूं, फिर जो इससे न्यूक्लियस बन रहा है उसकी एनर्जी जोड़ूं, तो इसकी जो न्यूक्लियस की एनर्जी होगी इन सब खुले खुले से क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस एनर्जी में से इसको माइनस करते बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे क्या दिखाना है कि जब इनको जोड़ते हैं, अब दूसरा आइंस्टीन ने क्या कहा था कि E इक्वल टू क्या होता है, mc², E इक्वल टू क्या होता है, mc²। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा E, बाइंडिंग एनर्जी क्या, डेल्टा E, तो इसमें से क्या मिलेगा, डेल्टा mc²। यानी कि जब आप इन सारे न्यूक्लियस को, इन सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब आप आपस में मिला के जोड़ते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस बनाते हैं, तो एनर्जी निकलने का मतलब क्या हुआ, उसमें मास में कमी होगी, मास में क्या होगी, कमी होगी, और मास में कमी हुई क्या, अपनी एनर्जी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, मास डीके, क्या बोलते हैं, मास डीके, यानी कि मास क्षय। तो मास डीके जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास जो डीके होगा जिसे मैं डेल्टा m कहूँगा, वो क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास माइनस जो है आपके पास इसका मास, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब प्रोटॉन का मास, कितने प्रोटॉन होंगे भाई, किसी भी न्यूक्लियाई को अगर आप जोड़ते हो तो प्रोटॉन कितने निकलेंगे, Z प्रोटॉन होंगे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस हमने बनाया, जब ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, Z प्रोटॉन है उसके अंदर, तो एक प्रोटॉन का मास कितना है, mp, तो Z प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो A माइनस Z होंगे उनका, ये, ठीक है, माइनस, अब उस न्यूक्लियाई का कितना मास है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियाई का मास होगा तो उसे मैं लिख देता हूँ ZA, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा, इसे बोलते हैं मास डीके, यानी कि इतना द्रव्यमान जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, इतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, तो इस फॉर्मूले से देखा, आइंस्टीन इक्वेशन से, कि इसको अगर मैं c² से गुणा कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ZmP प्लस A माइनस ZN माइनस mZA इंटू c², ठीक है, इंटू c²। अब ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, AMU में आएगा मास, ठीक है, किस में आएगा, AMU में। तो कुल मिला के अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो एक नंबर से, और ये किस में आ रहा है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि जब आप इसका ये मास लिखते हो तो वो किस में आ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट में, तो इसको किस में कन्वर्ट करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो आगे इक्वेशन बन जाती है ZmP प्लस A माइनस ZmN माइनस A, ठीक है, 931 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, ठीक है, c² और उसके बाद में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो फाइंड आउट है हमने C वगैरह को सबकी वैल्यू रख के, और इसको जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने आ गई, ये आ गई। तो आपको क्या करना है, अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे बनते हैं, इस पे जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं आगे बताता हूँ, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन मैं कह रहा था ना जो कैलकुलेशन वाला है, बस वो ये एक ही है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी आपको करने के अंदर, बाकी कोई बड़ी बहुत समस्या है नहीं। इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं अभी, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या गया, नियोन, एक सेकंड, नियोन नहीं है, ये दे रखा है, हाँ ये सिंपल सा दे रखा है क्वेश्चन, इसी पे बोल लेते हैं कि नियोन समस्थानिक, नियोन समस्थानिक का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में गिवन है, नियोन का मतलब है Ne, और नियोन समस्थानिक है तो ये दे रखा है 10 और 20। उसके बाद क्या कि बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा मतलब बाइंडिंग एनर्जी कितनी गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी गिवन है 160.647 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, ठीक है। इसके परमाणु के द्रव्यमान की गणना कीजिए, परमाणु के द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, क्या लिखा था, ZA, है ना, उसको लिखा था, ये मुझे फाइंड आउट करना। अब देखिए यहाँ पे नाभिक लिखे चाहे परमाणु लिखे, बात एक ही है, क्यों,
कि अगर नाभिक और परमाणु, परमाणु में क्या होगा, नाभिक के ऊपर जब आप इलेक्ट्रॉन और लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन लगा भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान, इसमें प्रोटॉन के द्रव्यमान में कितना डिफरेंस है, यानी कि करीब 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 1836 गुणा, है ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ते भी हो, यानी कि परमाणु में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, तो उनको जोड़ते भी तो उनका कोई इफेक्ट इससे पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसमें जेड कितने होंगे, 10 होंगे, और आपके पास जेड 10 हो गया। उसके बाद में आप अगर न्यूट्रॉन के नंबर निकालेंगे, यानी कि ए माइनस जेड, वो कितना हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनती है कि बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इज इक्वल टू क्या होती है, जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम जेड ए, ठीक है, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। रख दीजिए सारी वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 160.647, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 10 इंटू एम पी। अब एम पी कितना होगा, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो एक चीज़ आप दिमाग में रखें कि इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है 0.0 AMU में 7825, ठीक है, प्लस ये भी 10 इंटू 1.00866, ठीक है, माइनस एम और 931.5। AMU में अगर मैं लिखता हूँ तो MP है ना, वो आ जाएगा 1.607825 AMU, और MN जो आता है वो 1.00866 सही है ना, 8665 AM और U, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में गिवन नहीं होगी, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे, उसको पहले डिवाइड में भेज लीजिए, बाकी सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको लिखते हैं कैलकुलेशन, तो ये मिलेगा 60.674 और 931.5, इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 20, और इससे एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये एक आ जाएगा आगे, और ये एक यहाँ चला जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 20.0 समथिंग, कितना एक बार देख लेता हूँ, 20.0 नहीं है, 20.16490 माइनस एम, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके इसको सोल्व कर लीजिए, तो फाइनल आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू, ये मिलेगा 19.89 AMU में, किसमें मिलेगा, 19.89 AMU में, ठीक है, 19.8999 है, सॉरी 19.99, तो 19.99 AMU। तो इसका मतलब देखो आप, हुआ क्या कि जब इनको अलग अलग रख के हमने जोड़ा तब कितना आ रहा है, 20 पॉइंट समथिंग, और जब ये खुद मिल गए तो कितना आ रहा है, 19.99। तो इसका मतलब बीच की जो इनको बनाने में एनर्जी लगी, जो निकली एनर्जी, वो कौन सी है, ये बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी एक बुक के अंदर या जहाँ पर भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ढेरों मिल जाएंगे, और एक ही प्रोसेस है, कोई और अलग प्रोसेस इसका है नहीं। बस दिमाग में क्या है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी होती है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी नहीं करें, ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में हम इस डिजिट तक जाना है, ठीक है, समझ पा रहे हो, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाना, ऐसा नहीं है कि आप यहीं रुक जाओ कि वन इसमें 2 पॉइंट इसको आगे छोड़ देते हैं, 1 ही मान लेते हैं, 1 नहीं मानना, इसको पूरे तक जाना है, 6 डिजिट तक है जाना है, तभी जाके आपका आंसर सही निकलेगा, नहीं तो आंसर सही नहीं निकलेगा, ठीक है। बस यही एक इसमें अंदर थोड़ी समस्या है कैलकुलेशन की। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला छोटा सा है, कंसेप्ट छोटा सा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो करीब करीब जो है बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हमारी हो गई है। आगे जो है कि बाइंडिंग एनर्जी पे इसका मास का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें वो देख लेते हैं, देन उसके बाद हम न्यूक्लियर फोर्स में देखेंगे ना। तो आ जाइए बाइंडिंग एनर्जी प्रॉपर्ली इस पर पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंधन ऊर्जा पर द्रव्यमान संख्या का
द्रव्यमान संख्या का प्रभाव। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ मास नंबर ऑन बाइंडिंग एनर्जी, की बाइंडिंग एनर्जी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए कितनी है, बी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बी बाइंडिंग एनर्जी है, और एक न्यूक्लियर जो है उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है, ए है। ठीक है, तो प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बंधन ऊर्जा होगी, वो क्या हो जाएगी, पर न्यूक्लियन। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, B/A। ये जो B/A है ना, पर न्यूक्लियन B/A, ये बहुत ही ज़्यादा, इसको मैं B बार से डिनोट कर देता हूँ, है ना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और इसे मैं लिख देता हूँ B बार। ये भी जो B बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये क्या अदा करता है कि इसकी जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी पर न्यूक्लियन, उतना ही नाभिक स्थायी होगा, उतना ही नाभिक क्या होगा, स्थायी होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका ग्राफ देखें अपन, ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए कि लाइन लिख लीजिए इसमें कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, नाभिक उतना ही स्थायी होगा, नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो सब कुछ फोकस कहाँ करना है, सब कुछ फोकस हमें करना है इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे, बाइंडिंग एनर्जी पर नहीं, ओनली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिया, B बार इक्वल टू B/A, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एक तरफ हम जो लेते हैं वो लेते हैं ये नंबर A। जब इसमें आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का आपको मिलता है। ये इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो पॉइंट है ना, ये करीब करीब आता है 56 पे। ये पॉइंट किस पे आता है, करीब करीब 56 के ऊपर जो है ये पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, और आगे थोड़ा अच्छे से बनाए तो ये ग्राफ इस तरह से जाके फिर ये इस तरह से लोड लेता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, 56 पे जो है ये ग्राफ आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या ये नंबर लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें देखिए ये पहला कहाँ मिलेगा आपको, 2 पे, ये कहाँ मिलेगा, ये 8 पे, फिर ये 20 पे, ऐसे करके मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 1, ये ऐसे नाभिक हैं जिनकी B बार जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। ये सारे पॉइंट कौन से हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A इक्वल टू 2 कौन सा है, हीलियम। ठीक है, ये जो है इसमें क्या होगा, हीलियम जो है बहुत ज़्यादा स्थायी नाभिक है, हाँ होता है, अल्फा पार्टिकल मिलता है अपने को इस तरह से। और ये 56 वाला कौन सा है, ये 56 वाला होता है ये Fe मतलब अपना लोहा। तो लोहा स्थायी होता है कि नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब सबसे मैक्सिमम किसके लिए आती है ना, सबसे मैक्सिमम Fe जो है, Fe56, इसके लिए इस ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है, Fe, यानी कि फेरस जो है उसका मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, सबसे अधिक स्थायी होता है। बस ये बाइंडिंग न्यूक्लियाई जो है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज मत होना। बाइंडिंग एनर्जी जब आप बड़े न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, एक न्यूक्लियन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है उसके हिस्से में, वो जो है वो किसकी ज़्यादा होती है, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे जाएंगे तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो उतना ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो यार जैसे आगे जाते हैं तो यूरेनियम वगैरह सब इधर आते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो सब कुछ, तो यहाँ वाले जो नाभिक है वो यहाँ आना चाहते हैं, और यहाँ वाले नाभिक कहाँ आना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। ठीक है, तो इधर वाले क्या करते हैं, इधर वाले विखंडन करते हैं, इधर वाले क्या करते हैं, संलयन करते हैं। तो जब भी आप फ्यूजन और फिशन होता है ना, तो जब भी आप फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब क्या है, टूटना। टूटते कौन से हैं, जो भारी नाभिक होते हैं, यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है, ये सब इधर पाए जाते हैं। तो वो किधर आना चाहते हैं, टूट के बीच में आना चाहते हैं। इधर वाले क्या होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, ये सब ये आपस में क्या करते हैं, ड्यूटेरियम वगैरह, वो सब आपस में मिलते हैं, मिलके किधर जाना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। इसलिए छोटे नाभिक क्या करते हैं, संलयन अभिक्रिया, यानी कि
फिशन अभिक्रिया, और बड़े नाभिक क्या करते हैं, फ्यूजन अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। आगे समझ में, तो इसी से हम इस बाकी सारी चीज़ों को आगे समझाएंगे, विखंडन वगैरह वो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर फोर्स के बाद के जो है फोर्स किस तरह से होता है वो इसमें थोड़ा बहुत आपके एमएससी वाला पोर्शन भी आ जाएगा, और ड्रॉप कौन कौन सा है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों हो जाएंगे, ठीक है, फिशन और फ्यूजन दोनों रिएक्शन हो जाएंगे, यानी कि विखंडन का मतलब फिशन और इसका मतलब फ्यूजन है ना, मैं उल्टा बोल गया साइड, देख लेना आप उसको, जब पढ़ेंगे तब उसको क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा अपने पास नाभिक के रिएक्टर वगैरह, उसको कोई ज़्यादा देखना नहीं है। फिर आ जाएगा न्यूक्लियर जो फ्यूजन हो जाएगा, फिर आ जाएगा मूल पार्टिकल, रेडियो एक्टिविटी, बस कुल मिला के 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा, हो सकता है 2 में ही कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा मुझे आता ना। मैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 वीडियो में अगर 3 वीडियो को करके चल जाएंगे ना, 3 वीडियो में आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स के जो आएंगे वो कर जाओगे आप। हर वीडियो में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन है ऐसे हैं जो मिलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।